बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी हमने देखा ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस हमारे लाइफ में आ गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो हमने बचपन से सुना है कि कोई एक कंडक्टर होता है ना, फिर जिससे करंट बहुत अच्छे से पास कर जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका रेजिस्टेंस कम होगा। फिर हमने देखा था इंसुलेटर, एक चीज कुछ होता है। फिर होता है सेमी कंडक्टर। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर से इजीली करंट पास हो जाएगा, सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा कम पास होगा। इंसुलेटर मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये क्या है? एक कंडक्टर्स क्या होता है? गुड कंडक्टर्स क्या होता है कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो, मतलब चार्जेस इजीली पास होता है। तो चार्जेस इजीली पास किस में होगा? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। वो मतलब अगर आप बहुत बड़ी लंबी राइड पे जा रहे हो, ड्राइव पे जा रहे हो, और रास्ते में बहुत खड्डे ही खड्डे है ना, जैसे इंडिया के रोड्स है अपने बढ़िया, तो खड्डे ही खड्डे है रास्ते में, तो भगा पाओगे क्या गाड़ी? है ना, कोई एक व्हीकल है अगर आपका, तो जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे स्पीड ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो उसी कंपैरिजन में अगर हम लोग पढ़े कि जहां ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां पर करंट कम होगा, जहां पर थोड़ा सा सेमी कंडक्टर जैसे सब्सटेंस बोलते हैं हम लोग, वहां पे रेजिस्टेंस और थोड़ा सा इससे ज्यादा मिलेगा, रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा मिलेगा। और इंसुलेटर मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, है ना। ये गुड कंडक्टर है ही नहीं, ये तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी बैड कंडक्टर, बैड, है ना। समझ में आएगा? तो बैड कंडक्टर है, ये गुड कंडक्टर है, और ये बीच में है कहीं, ठीक है। तो जब भी हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये सारा रिलेशन किसके साथ जाता है? रेजिस्टेंस के साथ। तो ऐसा क्या रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन है इनका? देख, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो भी देखते हैं, ठीक है। ये समझ में आई बात? तो अगर मैं ये बोलूं कि कौन से दो फैक्टर्स से, कौन से वो फैक्टर्स है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना, तो उसके लिए पहले रेजिस्टेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ओम्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं कि ये वोल्टेज और ये करंट है, तो यहां पर जब भी वोल्टेज बढ़ा 1 वोल्ट या 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, उसी प्रकार रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। मतलब और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया हमको, है ना, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, नॉट नेसेसरली ऐसा ही है ना। ये तो आइडियल केस है जहां पे हमको मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा ही मिलेगा, पर ऐसा ही मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें क्या मिला? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, मतलब थीटा इज एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द एक्स एक्सिस। तो इसको हम लोग स्लोप ऑफ द ग्राफ भी बोल सकते हैं। इस ग्राफ का स्लोप क्या है? स्लोप क्या होता है? एंगल मेड बाय द कर्व विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या मिला? ये थीटा, थीटा के लिए अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, तो क्या हो जाएगा? इस इतने पोर्शन को मैं ट्रायंगल बना दूं, तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट साइड। ये बना दूं या ऐसा कुछ बना दूं, ऐसा, है ना। आपको आता है ना ये एडजेसेंट साइड हो गई, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो किसी का भी टैन एंगल लेते हैं हम लोग, टैन थीटा, टैन थीटा अगर लू तो ये क्या हो जाता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाता है। अपोजिट साइड में क्या है? हमारा वोल्टेज है, यही है ना। यही क्या रिप्रेजेंट करता है? वोल्टेज ही तो रिप्रेजेंट करता है। और ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? करंट डिवाइडेड बाय करंट। तो
tan थीटा क्या बन जाएगा हमारा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। आर लिखता हूं मैं यहाँ पे, चलो रेड पेन से लिखता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। तो tan theta that is slope, tan theta that is the slope of this graph will give you resistance। ये कुछ नए टर्म्स हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन ये आपको चीजें पता चाहिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अगर मैं देखूं यहां पर, तो ये मिटा देता हूं, ठीक है ना, लिख लेना आप। तो फैक्टर्स कौन से हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो हमने बोला कि यार वो तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कंडक्टर है, मतलब आयरन, निकेल, कोबाल्ट, और सॉरी निकेल कोबाल्ट, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, और जो भी कंडक्टर्स है गुड कंडक्टर्स, ठीक है। फिर किसी भी कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगता है, राइट, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है, एंड करंट इज पासिंग थ्रू इट। करंट इज पासिंग थ्रू इट, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा, तो कंडक्टर में से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, सेमी कंडक्टर से और थोड़ा कम, और इंसुलेटर में तो पास ही नहीं करेगा, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस और उसमें से पास होने वाला जो करंट है वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड, रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को बहुत दूर जाना है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर बहुत दूर जाना है, तो अगर इस कंडक्टर का मैं लेंथ बढ़ा दूं, मतलब ये अगर इतना कंडक्टर है इसको मैं और बड़ा बना दूं, तो क्या हो जाएगा, ये और ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, और जितनी लंबी जर्नी उतनी ज्यादा रुकावटें भी आएंगी, उतना ज्यादा अपोजिशन भी होगा, उतना ज्यादा अगर अपोजिशन होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर ट्रैवल करना है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑलवेज, कि अगर लेंथ छोटा है, रास्ता छोटा है, तो रेजिस्टेंस भी छोटा होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम हो गए अगर कम रास्ता है, क्योंकि उतना पास करने के लिए, उतना लेंथ पास करने के लिए कम समय लगेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या, ये वाला एरिया, ये हो गया लेंथ, ये हो गया लेंथ, तो ये क्या होगा, क्रॉस सेक्शन। रेड पेन दिख रही है क्या आपको प्रॉपर, इफ दिस इज द लेंथ, दिस, ये जो दिख रहा है आपको सर्कल, ये जो उसका थिकनेस दिख रहा है, थिकनेस, दिस थिकनेस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये सर्कुलर है, गोल है ना, सो दिस इज लेंथ एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या, इससे ही समझ में आता है, अगर ये मोटा है, सपोज ये बॉटल की तरह लेता हूं मैं, कि क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बड़ा है, एरिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, अरे हाईवे बड़ा है तो गाड़ियां इजीली चली जाएगी, ट्रैफिक जाम कम होगा, ये ट्रैफिक जैसा है, ट्रैफिक जैसा है, लंबा जितना रास्ता चलो तो बहुत सारी गाड़ियां मिलेंगी रास्ते में, कुछ भी हो सकता है, राइट, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा है तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसमें से, ठीक है, इस पेन में से, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, तो ऑब्वियसली इंडिया के जैसे रोड छोटे छोटे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जाम ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, इजीली गाड़ियां पास कर जाएंगी, हाईवे में कैसे एकदम ज्यादा स्पीड हो जाती है, एकदम बढ़िया से मूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग इसको, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे, और ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और कौन सा फैक्टर है, कॉमन सेंस से आप बताओ कि कौन सा फैक्टर है जो इसको, है ना, अफेक्ट करता है।
क्या ये मटेरियल कौन सा है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कॉपर का वायर है कि एल्यूमिनियम का वायर है या सिल्वर का वायर है या गोल्ड का वायर है ना, कंडक्टर कौन सा है ना, या स्टील है, अलॉय है कौन सा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फैक्टर्स कौन से डिपेंड करते हैं, ये दो फैक्टर्स तो है ही है ना। और कौन सा फैक्टर है जो डिपेंड करता है, दैट इज मटेरियल। कौन सा मटेरियल है कि सिल्वर है हाँ, कि आयरन है ना, विच मेटल और विच फिजिकल क्वांटिटी हम लोग, फिजिकल मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दीज आर द फैक्टर्स। और क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, दैट फैक्टर इज टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा तो क्या हो जाता है, इसके अंदर जैसे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उथल पुथल मच जाएगा। ये क्या, मैं कपड़ा लेके घूम रहा, उथल पुथल मच जाएगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। और मुझे, आप लोग इमेजिन करो कि रास्ते से कोई गाड़ी जा रही है और भूकंप आ गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो आइटम्स है, उनका भी वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कभी कि वो जो पानी में डालने वाला हीटर होता है, पानी में डालने वाला हीटर है, बहुत दिन टाइम तक आप अगर उसको इलेक्ट्रिक करंट पास करते रहे, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज देते रहे, तो क्या करने लगता है, वो वाइब्रेट करने लगता है। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि ये इलेक्ट्रॉन्स गाड़ियां हैं जिसको बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर दे दिया तो ये वाइब्रेट करने लगे, मतलब भूकंप आएगा, तो भूकंप में तो एक्सीडेंट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। देखेंगे हम लोग इसको वन बाय वन, ठीक है। चलो इसको लिख लो। So what are the factors affecting the resistance? रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट ज्यादा करते हैं, अफेक्ट करते हैं? तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज्यादा झेलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करना पड़ेगा, चार्जेस को ट्रैवल करना पड़ेगा बहुत दूर, तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, ठीक है। हर एटॉमिक स्ट्रक्चर से टकराते 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 जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है कि अगर रास्ता बड़ा है, हाईवे है, तो इजीली जा पाएंगे, जैसे बॉटल का एग्जांपल लिया था हमने। और अगर रास्ता छोटा है, एकदम गली जैसे छोटे छोटे रास्ते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो कंडक्टर के केस में, राइट। तो फिर नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल ही खराब है, जैसे आयरन या फिर सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम, जो हम लोग वायर्स को ड्रॉ करने में, हमारे करंट को पास करने, आपके घरों में भी जो कुछ होगा वो क्या होगा, कॉपर का ही वायर है ना। ऐसे सिल्वर के वायर रहते हैं क्या, हाँ सिल्वर के भी वायर रहते हैं, वायर्स रहते हैं, सेमीकंडक्टर्स के अंदर रहते हैं। जो सोलर पैनल्स होते हैं ना, उसके अंदर जो वायरिंग सिस्टम होता है वो सिल्वर से बना हुआ होता है। ये भी आपको मतलब बात पता होनी चाहिए। सो नाउ नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, मतलब कौन सा मटेरियल है, कौन सा कंडक्टर है, इस पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वाइब्रेशन और मूवमेंट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो बढ़ जाती है, उसके वजह से, है ना, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो resistance is directly proportional to the length और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये साथ में लिख सकता हूं अब मैं, ठीक है। एल ऊपर, ए नीचे, और फिर मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कोई कांस्टेंट है, दैट इज रो
L by A, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, these are the factors affecting, फिर टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट करता है तो देखेंगे हम लोग। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है इसको पढ़ा जाता है RHO रो, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम लोग नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डाल सकते हैं, मतलब फिक्स्ड होती है हर मटेरियल की। जैसे दुनिया में कहीं पे भी आप कॉपर उठा लो तो वो एक एलिमेंट है, तो उसकी जो उसका नेचर ऑफ मटेरियल आपको जो मिलेगा वो एक जैसा ही मिलेगा हर दुनिया में हर जगह। तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है, उसका जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी फिक्स्ड। तो रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है जो रेजिस्टेंस इज फैक्टर। तो ये आर, कैपिटल आर, इसको हम रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल बोलेंगे, एंड दिस इज रेजिस्टिविटी। तो दिस इज रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड दिस इज रेजिस्टिविटी, ये आप बात ध्यान में रखिए। और इसको पढ़ा जाता है रो, दिस इज द सिंबल ऑफ रो। डेंसिटी के लिए भी हम लोग रो यूज करते हैं हर बहुत जगह, इसको भी ये रेजिस्टिविटी हमारी, ठीक है, समझ में आया। फिर टेम्परेचर एक फैक्टर है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इसको मिटा दो, चलो मिटा देता हूं, ये लिख लो आप, ठीक है। तो वी हैव द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फिर टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर 0 डिग्री पे है तो उसका उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस कुछ पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, T2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, राइट। तो हमें पता है कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर है ना की वजह से इनका जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस कितना बढ़ा है कितना कम हो अभी निकाल सकते हैं। तो हम इसको सीधा सीधा फॉर्मूला से देखते हैं, अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। राइज इन टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में चेंजेस आएंगे, बराबर। सो राइज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर RT, अगर मैं इसको R0 बोलूं और इसको फाइनल टेम्परेचर RT बोलूं, दैट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन 1 प्लस अल्फा, चलो मिटा दूंगा इसको, हाँ, डेल्टा T। ये क्या है सर, अल्फा और डेल्टा T? अभी बात ध्यान में रखिए, अल्फा एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा, ठीक है। एंड दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। मतलब डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं, हमें चाहिए, बिठा देता हूं, ये आपने लिख लिया होगा। जगह कम पड़ रही है यार, थोड़ा बड़ा बोर्ड लेना पड़ेगा लॉकडाउन खत्म होने के बाद, ठीक है। सो डेल्टा मतलब क्या, चेंज मतलब T2 माइनस T1, मतलब टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिख सकते हैं। और अल्फा क्या है, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोला जाता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए, वो दिया होता है एग्जाम में। ये क्या है, कोएफिशिएंट क्या होता है, हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सपांड करूं तो क्या वैल्यू आ सकती है, चलो इसको एक्सपांड करो, मतलब चलो अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, अल्फा को एक्सपांड करके निकाल सकते हैं क्या, चलो निकाल सकते हैं। देखो इसको, ठीक है, चलो कि मैं ही सॉल्व करके दूं, चलो मिटा देता हूं, यहां पे फैक्टर्स अफेक्टिंग मिटा दिया, टेम्परेचर मिटा दिया, T1 T2 की वैल्यू समझ गई, लिख लो इसको, ये पे मिटा देता हूं, है ना। सो नाउ ये वैल्यू लिखी हुई है, मैं ऊपर लिखता हूं फिर से इसको एक बार। क्या बोला गया है कि फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू
इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो मैं इसको एक्सपांड करूं क्या, एक्सपांड मतलब फाइनल रेजिस्टेंस या आर इसके अंदर मल्टीप्लाई हो गया R0, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और अल्फा डेल्टा टी होगा। समझ में आया क्या? ठीक है, ये मिटा देता हूं नीचे वाला। सो नाउ ये क्या हो जाएगा, आर टी इज इक्वल टू R0, तो मैं इसको इधर लेके आ सकता हूं, तो ये हो जाएगा आर टी माइनस R0, मतलब ये इनिशियल और ये फाइनल। इनिशियल फाइनल भी लिख सकता था, लेकिन ठीक है तुम लोगों को समझ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हो जाएगा R0 अल्फा डेल्टा टी। मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है सपोज। कोएफिशिएंट क्या होता है, हर बार ध्यान में रखना, कहीं पे भी कोएफिशिएंट दिखा जाए तो रेशो होता है, ठीक है। देखते हैं क्या है। अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, आर टी माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, इज इक्वल टू अल्फा। समझ में आया? ऐसा लिखते हैं अल्फा। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई। तो आर डेल्टा टी, ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज। किसी भी वैल्यू कुछ भी चेंज हुआ तो दैट इज गिवन बाय डेल्टा। तो यहाँ पर T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। समझ में आया? कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई तो आप खुश हो जाओगे और आपको लगेगा कि अपने को आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। मेहनत करोगे तो आएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंड आई विल एक्सप्लेन फर्दर थोड़ा सा। तो आइए वीडियो के अंत में पहुंच रहे हैं हम लोग। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय सिंबल रो, ठीक है। तो इसका यूनिट भी देखेंगे हम। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो उसका मतलब उसका नेचर बताता है हमें। क्यों? रेजिस्टिविटी किसी भी दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती, वो मटेरियल वैसा है तो है, कॉपर वैसा है तो है, ठीक है। उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स होगी, लेकिन उसका यूनिट क्या होगा अगर हम लोग देखेंगे तो। अगर हम बोल रहे हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना, तो हम जब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए लिख रहे हैं तो इसमें क्या लिख रहे हैं, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल लिख रहे हैं। समझ में आया क्या? सो नाउ वी हैव रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं यूनिट निकालने जाऊं तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल लिख रहा हूं ना मैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, हमने देखा था। एरिया का क्या यूनिट है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या यूनिट है, मीटर। मीटर को खत्म कर दिया तो रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के लिए यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। समझा क्या आपको? ठीक है। ओम मीटर विल बी द सिंबल, सॉरी, ओम मीटर विल बी द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, लिख लो यहां पे, यूनिट इज ओम मीटर, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओम मीटर ये यूनिट है और रेजिस्टिविटी किसी भी बाकी के फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। हम लोग बोल रहे हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो कांस्टेंट है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, मतलब क्या क्या इफेक्ट करता है, क्या इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे बस, और फिर अंत हो जाएगा इसका। क्या
इंपॉर्टेंस क्या है? और इसको टेम्परेचर अफेक्ट करता है कि नहीं होता, वो देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे इसमें। तो इंपॉर्टेंस ये है कि रेजिस्टिविटी पर्टिकुलर मटेरियल की फिक्स रहती है ना, और कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। तो रेजिस्टिविटी देखकर हम बता सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में ये चीज काम में आएगी कि नहीं आएगी। तो अगर कोई चीज है फिक्स्ड है, रेजिस्टेंस कैसा है, फिक्स नहीं है ना। रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? जैसे मैं रेजिस्टेंस निकालने जाऊं तो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, और ये मटेरियल कौन सा उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो लेंथ अगर बढ़ गई, एरिया कम हो गया, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। लेकिन रेजिस्टिविटी का इंपॉर्टेंस ये है कि दुनिया में कहीं पे भी कॉपर ढूंढ लो, उसको उतनी ही रेजिस्टिविटी रहेगी उसकी, सिल्वर की भी उतनी ही रेजिस्टिविटी रहेगी, है ना। या फिर कुछ अलॉय ढूंढ लो, उसकी भी रेजिस्टिविटी ऐसे रहेगी। तो कंपोनेंट्स को यूज करने में आसानी होती है। जैसे हम बोल रहे हैं कि फॉर अ मेटल और फॉर अ गुड कंडक्टर, है ना, रेजिस्टिविटी कुछ वैल्यूज है। फिर अलॉयज होते हैं, अलॉय कौन से हैं? जैसे निक्रोम, और कौन सा होता है? मैग्नीन, है ना। ये सारे अलॉयज, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा सर्च करो कि क्या इसका कंपोजिशन है इन अलॉयज का। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स या मटेरियल, है ना। तो इसके बारे में फिर टेम्परेचर से क्या अफेक्ट होता है? टेम्परेचर का भी अफेक्ट पड़ता है रेजिस्टिविटी पे, कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है अगर टेम्परेचर बढ़े। सॉरी, क्या लिख रहा है? विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ये चीज आप ध्यान में रखिए, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, इसीलिए तो रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज होगा, है ना। कि अंदर ही, जो मटेरियल के अंदर ही कुछ उथल पुथल मच गई है टेम्परेचर बढ़ने से। तो ये सारे फैक्टर्स आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। पूरा कंसेप्ट बता दिया है मैंने, पढ़ लो इसको। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकालो। अलॉयज कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग क्यों यूज करते हैं उसको, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलो लिख लो।